के संबंध में और मुझे लोकार्पण करने का मौका दिया। इस ऐसे समय में हो रहा है कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नस्ताबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए देश से। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया। गरीबी और गुर्बत मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को, देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे हो रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये किताब बिल्कुल इस देश भर में लोगों को एक ज्योति प्रकाश करेगा, बताएगा। यूं तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं। जब हमारी सरकार दिल्ली में थी उन दिनों में बीपी सिंह जी के समय में तो नीतीश कुमार और हमें ये काफी उम्मीद था कि हम लोगों को दिल्ली के सरकार में हम लोग को स्थान मिलेगा। हम और नीतीश कुमार जी बराबर कपड़ा अपना पहन के, ड्रेस पहन करके हम सब तैयार रहते थे कि हम लोग का ओथ होगा, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। शरद यादव जी नहीं हैं, हम लोग के साथ में थे और ये मंत्री बने थे दिल्ली की सरकार में और हम लोग को बताया गया था कि नीतीश जी और आपका ओथ एक साथ होगा और हम लोग प्रतीक्षा में थे। लेकिन नीतीश कुमार का और मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी दिल्ली में मंत्री बने। वहां और देश के सेवा में, देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, मंडल कमीशन को लागू करने में, पिछड़े दलित अकलियत के लोगों को काफी ऊंचा स्थान देने में हम लोगों ने काफी अपना समय बिताया और आज भी बिता रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात करता है। इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे। और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई है। दिल्ली के बाद, वहां महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बाजी है। बिहार पर बाजी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हमारे जो भाई हैं, और आजकल देख रहे होंगे आप कि
ये बात चल रही है कि सभी लोगों को सभी लोगों को इकट्ठा करने के बजाय फिर भाई भाई में नफरत फैलाने के काम हो रहे हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे। मैं उदयकांत जी को काफी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सुभाषिनी अली जी आई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और काफी हम लोग एकजुट होकर के भारत की रक्षा करेंगे, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करेंगे। और ये किताब, आज का जो दिन है, ये बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। ऐसे समय पर मुझे मौका मिला लोकार्पण करने का किताब को, जीवनी को, जो उन्होंने लिखा है, जितना इनको समझ में था। और नीतीश कुमार बिल्कुल साधारण घर से निकले हुए नेता हैं। पिताजी इनके, आपको मालूम होगा कि बिल्कुल वैद्य थे। सभी लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मृत्यु के बाद लीडर अपोजिशन का पद खाली हो गया था। यहाँ नेता विरोधी दल कौन बनेगा उनके जगह पर? हम लोग इकट्ठे थे, हम लोग एक साथ थे, नीतीश जी वगैरह सब। हमारे साथ सीनियर नेता भी थे, स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी, विनायक बाबू, मुंशी लाल राय। ये सब चाहते थे कि कर्पूरी जी के जगह पर उन लोगों को स्थान मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने, उनका काफी योगदान और सहयोग मिला। और मेरे पक्ष में खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने नेता विरोधी दल बनाया मुझे। तब से हम लोग सब साथ साथ काम कर रहे, अभी भी कर रहे हैं। और हम लोग एकजुट हैं। सुना चर्चा कर रहा सब कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए। एमपी को तोड़ो, बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ हिलता डुलता है? हिलने डुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में। ना बिहार हिलेगा ना डोलेगा। और बिहार से ही इनका सफाया होगा, होना तय है। मैं अंत में सभी लोगों को, बहुत मोटा किताब है पढ़ने में टाइम लगेगा आप लोगों को, और हमको तो काफी टाइम लगेगा। हम खुद पढ़े हुए हैं तो हम ज्यादा कितना पढ़ेंगे इसको, जानते ही है सब बात। लेकिन आप जरूर पढ़िएगा इसको, समय निकाल करके। उदयकांत जी किताब को, इसको भेजेंगे। बहुत सारा किताब लोगों ने लिखा है, लिखेंगे लोग भी, और आप तक प्रकाशित होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप लोग उदयकांत जी को काफी धन्यवाद। विद्वान है उदयकांत जी, धार्मिक आदमी है, काफी धर्म के प्रति इनकी रुचि है, और हमें भी आशीर्वाद देते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बाकी हमारे नेता
आदरणीय लालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने सबने उनकी बातें सुनी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब एक खास मौका हम लोगों के सामने है और ऐतिहासिक अवसर है जो पूरे हिंदी क्षेत्र में पहली बार होना है। मैं उन सभी हमारे विशिष्ट जनों से अनुरोध करूंगा जो किताब की पहली प्रति लेना चाहते हैं कृपया मंच पर आ जाएं। थोड़ा जल्दी करना होगा, लालू जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो जल्दी जाना चाहते हैं, कृपया जल्दी करें। प्राइस ऐसा कुछ नहीं है, जो ज्यादा से ज्यादा दे सके वो दिव्यांग जनों के लिए जाना है। अच्छा, जल्दी किताबें लाइए ना। आइए सामने से लेने वाले उधर चलाएंगे। सबसे अनुरोध है कि कृपया इस तरह से मंच पे नहीं आए। ये पहली प्रति देने के लिए 10,000 रुपए की राशि रखी गई है। जो लोग 10,000 रुपए देंगे इस समय पहली प्रति उनको दी जाएगी, और जो पहले से नाम दिए हुए हैं पहले उन लोगों को आने दीजिए। कृपया बैठ जाइए, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सबके लिए किताबें बाहर उपलब्ध हैं, बाहर से ले लीजिए। यहाँ विशेष दिव्यांगजन सहयोग के लिए विशेष उपलक्ष्य में यह किया जा रहा है। अरे ऐसे मत ठीक नहीं है। आप लोग कृपया मंच से उतर जाएं। आप लोग कृपया मंच से उतर जाइए, अनुरोध है आप सबसे है। आप लोग मंच से उतर जाएं भैया। आप लोग खड़े मित्रों, मंच पर आए लोगों, दोस्तों, हम आपके उत्साह से बहुत प्रभावित हैं। जो आप जोश दिखा रहे हैं वो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन याद रखिए कि ये जो पहली प्रति है, पहली प्रति की कीमत 10,000 रुपये रखी गई, कम से कम 10,000 रुपये। जो 10,000 देना चाहेंगे उनको पहली प्रति मिलेगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। श्रीमती प्रीति भटनागर जी, श्रीमती प्रीति भटनागर जी से अनुरोध है वे मंच पर आ जाएं और आदरणीय उदयकांत जी और अध्यक्ष विधानसभा से अपनी पहली प्रति ग्रहण करें। मित्रों, यह एक नई परंपरा जो हम हिंदी क्षेत्र में शुरू कर रहे हैं, ये तमिलनाडु में
ऐसा होता रहा है कि किसी एक विशेष काम के लिए, सामाजिक कार्य के लिए इस तरह से किया जाता है कि उस उद्देश्य के लिए एक विशेष राशि और पहली प्रति पुस्तक की देकर के ली जाती है, जो उस सामाजिक कार्य में उपयोग होती है। यहाँ हम लोगों ने तय किया है कि दिव्यांगजन सहयोग के लिए यह राशि दी जाएगी। प्रीति भटनागर जी हमारे साथ हैं, पहली प्रति उनको दी जा रही है। हाँ, प्रीति जी बेंगलोर से इस आयोजन के लिए हमारे बीच आई हैं। श्रीमती शमा नाथ जी, श्रीमती शमा जी, दक्षिण भारत में ये एक बड़ी परंपरा है। तमिल भाषा में मैंने कई बार ये देखा है और सुना है कि किताब की पहली प्रति लेने के लिए एक होड़ सी लगती है, वो बोली लगती है कि भाई ये मैं लूंगा और जितने भी पैसे मिलते हैं वो किसी एक काम के लिए, सामाजिक काम के लिए दिए जाते हैं। हाँ, दो ना ये तो। श्रीमती शमानाथ जी को किताब की पहली प्रति दी गई प्रीति जी के बाद। डॉक्टर सुमन चंद्रा, डॉक्टर सुमन चंद्रा जी, डॉक्टर राजीव जी, श्री राजीव कांत जी, श्री राजीव कांत, डॉक्टर सुमित बजाज, डॉक्टर सुमित बजाज भी दिल्ली से आए हैं। डॉक्टर जवाहर जी, डॉक्टर जवाहर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह राशि जो भी इन पहली प्रति से मिली है, यह दिव्यांगजन कल्याण के लिए पूरी राशि दी जाएगी। और मैंने जैसा पहले बताया था, लेखक की ओर से भी मुझे यह आदेश मिला है कि जो रॉयल्टी से प्राप्त राशि भी इसी काम के लिए, शुभ काम के लिए उन्होंने दी है। धन्यवाद। इस किताब के रचयिता आदरणीय उदयकांत जी से अनुरोध है कि वो अपने लेखी के बारे में, किताब के बारे में दो शब्द कहें। मंचासीन सारे दिग्गज, दिल को मोहने वाले लोग, सबसे मेरी मोहब्बत, दोस्ती, अकीदत, जान पहचान पुरानी है और मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूं। मैं आपके आगे बहुत अकीदत से
सर झुकाकर आपको नमस्ते कहता हूं। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इज्जत अफजाई की और अब तशरीफ लाए। मुझसे कहा गया किताब के बारे में बात करने के लिए। साहिर साहब का एक शेर में उधार लेके आपसे अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, दुनिया ने तजर्बात और हवादीस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। ये किताब मेरे तजुर्बों पर आधारित है, जो हादसे मेरी जिंदगी में हुए उनको जोड़ करके बनाया है। सबसे पहले आपसे तजुर्बे की बात करना चाहता हूं। मेरी परवरिश इस माहौल में हुई, वो बिल्कुल पंचरंगी माहौल रहा। वजह ये कि मेरे पिता और उनके सबसे अजीज दोस्त भगवत शाह आजाद, ये दोनों दो भाई थे, बिल्कुल दूध और शक्कर की तरह, और ये लोग कांग्रेसी थे। मेरे पिता के चाचा ज्योतिर्नाथ मिश्र जनसंघी थे। मेरे पिता के चाचाजाद भाई मोहन बाबू सोशलिस्ट थे और मेरे ताऊ कम्युनिस्ट थे। अब आप समझ लीजिए कि इस पीढ़ी में पैदा हुआ कि चार तरफ से बौछारें हो रही थी। और हमारे जो कम्युनिस्ट चाचा, वो समाजवादी चाचा थे, उनका एक प्रेस था, पंचशील प्रेस। तो सबके पर्चे वहीं छपते थे। पता नहीं आपने देखे नहीं, पुराने लाल वाले छोटे से कागज में पर्चे, जिसके दूसरी तरफ दिखाई पड़ता था क्या लिखा हुआ है। आपने देखा चुनाव का? मैं आपको 57 की बात कर रहा हूं, 1957 एंड ऑल। तो साहब मेरे जो मोहन चाचा थे, उनकी खासियत ये थी कि छापते थे पर्चा कांग्रेस का या जनसंघ का, और उसके बीच में अपनी फिलॉसफी भी घुसा देते थे। अपने पर्चे छाप के 20, 25, 50 उनके साथ आगे स्मगल कर देते थे। और इसके लिए हमारी बड़ी कुटाई होती थी, क्योंकि ये काम मैं करता था। और एक छोटा सा तजुर्बा मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम लोग श्री आजाद जी का प्रचार करने के लिए वो घूमते थे, रात में छुप के दीवारों पर चिपकाते थे पोस्टर्स, और दीवारों पर लगाते थे हम, वो एक स्टेंसिल लगा के वो खींच देते थे और नीचे पीछे छप जाता था कांग्रेस को वोट दो वगैरह वगैरह। दीवार पर ऊंचाई लगाने के लिए हम छोटे थे, तो एक नईम शहीम किस्म का नौजवान होता था जिसके कंधों पे खड़े होकर वो चिपकाना होता था। वहां भागलपुर के पुलिस लाइन में नया रंग रोगन हुआ और वहां पोस्टर चिपकाने का काम मुझको और मेरे एक और साथी को दिया गया। बड़े भाई जैसे थे, रहीम शहीम, अच्छे खासे तगड़े। उनके कानों पर मैं खड़ा हो गया और मैंने लेब लगाई और पोस्टर चिपकाया, और एक डंडा धन से मेरी पीठ पर पड़ा। और मुझे तो ये डंडा लगा, जिसको कहते हैं बैप्टाइज बाय फायर, आई वॉज बैप्टाइज बाय डंडा। वेरी फनी। और जो दूसरे साथी थे उनको इतनी मार पड़ी कि वो 4 दिनों तक बीमार रहे। अब आप ये समझिए कि वो 4 दिनों तक बीमार तो रहे, लेकिन बाद में एमएलए भी बने, मंत्री भी बने, विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। और मेरी हालत आप देखिए, आपके सामने किताब लेके खड़ा हूं। अगर मुझे 2-4 डंडे और पड़ गए होते तो आज शायद ठाकुर जी की जगह या चौधरी जी की जगह या अशोक जी की जगह मैं ही बैठा हुआ था। मेरा दुर्भाग्य। देखिए, ये तो तजुर्बे की बात हुई। हादसों की बात मैं आपसे कहूं तो जो पहला हादसा मेरी जिंदगी में हुआ, वो तारीख मुझे याद है, 2 मई 1969। मैं पटना में एक आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार होने के लिए आया और मेरी मुलाकात हो गई मिस्टर नीतीश कुमार से, लहीम शहीम नीतीश कुमार। और सामने बैठे, आज मोटे तगड़े हो गए, गंजे हो रहे हैं, कौशल किशोर जी। उस जमाने में भी बड़े खूबसूरत नौजवान थे। और इन दोनों ने मिलके एक ऐसा हसीन ख्वाब मुझे दिखाया कि अब जिंदगी में तरक्की होने वाली है, दुनिया तब्दील होने वाली है, और हम लोग अगर लड़ के काम करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और बदला क्या? तो वो गंजे हो गए, मैं बुढ़ा हो गया। कोई बड़ी तब्दीली मुझे दिखती नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिजोनेंस। अगर 2 फ्रीक्वेंसी एक जैसी मिल जाए तो एकदम अनुनाद पैदा हो जाता है। और जब मैंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, पहली बार उनको मैं मिला, तो एक अनुनाद जैसा हुआ। मैं डरने लगा कि इस व्यक्ति से अगर मैं करीब आने लगा तो हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, और धीरे धीरे ऐसा न हो कि मैं उनको खराब मानने लगूं, कोई कमियां देखने लगूं। लेकिन ये पहला मामला है मेरी जिंदगी में व्हेन आई सॉ प्रॉक्सिमिटी ब्रिंगिंग रेस्पेक्ट। पहली बार ऐसा लिखा कि एक व्यक्ति का आप परत आते जाए, और जितने परत दर परत आप उसको देखते जाए, उतनी आपकी मोहब्बत उसके लिए बढ़ती चली जाए। ये बहुत बड़ी बात हुई, मेरी जिंदगी का बड़ा वो अच्छा हादसा था। और दूसरी बात जब मैंने देखी, शायद आप सबको मालूम हो, नीतीश जी ने अपनी शादी के सिलसिले में एक बिल्कुल क्रांति करी। उस जमाने में ऐसा कर लेना कि शादी के लिए दहेज नहीं लेंगे और अपनी होने वाली बीवी से पूछवाएंगे कि उसको भी वो पसंद है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी थी। कौशल जी ने उनको देखा था, मेरे ख्याल से अरुण भी थे, शायद अरुण
अरुण भी देखा थे उनको शादी से पहले, नीतीश जी ने कभी देखा नहीं था। फिर मैंने देखा कैसे वो आंदोलन को आगे लेके चले, छात्र आंदोलन को लेके गए और काफी जज्बे से काम किया उन्होंने। फिर उनके साथ वो चुनाव हुआ, 2 बार चुनाव हारे और हर बार हार के भी खड़े हुए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और उस वक्त अरुण ने एक किताब लिखवाई थी उनके बारे में। तो आप जानते हैं कि जैसे मेढकी को भी नाल ठुकवाने का शौक हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी किताब लिख लेता हूं। तो मैंने किताब लिख दी और जो किताब लिखी तो वो ऐसी किताब निकली कि मुझे लगा अब तो बस मैं छा गया। और वो किताब उसकी डमी बना के अशोक जी ने प्रेजेंट भी कर दी। इत्तेफाकन मैं शहर से बाहर या देश से बाहर कहीं चला गया था तो मुझे खबर आई, मेरे ख्याल से संजय झा साहब ने शायद खबर दी थी, किसी और ने खबर दी थी कि भाई ये किताब शाया नहीं होगी, पब्लिश नहीं होगी, आगे बटेगी नहीं। मैंने कहा लो भला क्या हुआ। गालिब मियां का एक शेर आपने सुना होगा जरूर, हम कहां के दाना थे किस हुनर में इख्ता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां। ये दुश्मनी कहां से मिल गई मुझे समझ में नहीं आया मुझे। तो जब होता ना ग्रेप वाइन, खुफिया प्यार से मालूम किया कि क्या हुआ भाई, तो मुझे किसी ने बताया कि मेघदूत में लिखा हुआ कालिदास ने कि स्त्री, लता और राजा वो सबसे करीब के आदमी का सहारा ढूंढ लेता, उसको वो देखता नहीं अच्छा या बुरा। तो उस जमाने में जो उनके आसपास रहे होंगे, मुझे ये बताया गया, फैज साहब की तरफ से बोल रहा हूं, कि वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। उन सारे लोगों के नाम उसमें थे नहीं, इसलिए उन्होंने किताब शाया होने से बंद करा। ये मेरे ऊपर एक नई मुसीबत उतरी और मैंने भी हाथ मोड़ के मैं बैठ गया। मैंने कहा किताब लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन नीतीश जी को मैं लड़ते देखता था, जूझते देखता था, परेशान होते देखता था और उनकी लड़ाई की कहानी किसी को मालूम नहीं होती थी। यह बात मुझे बहुत खराब लगती थी। लोगों को जानना चाहिए कि कैसे एक ज्यादा आफ्ताब बन रहा है, कैसे एक छोटी सी बूंद एक समुद्र में तब्दील हो रही है, लोगों को देखना चाहिए। तो मैं बड़ा मशकूर हूं श्री अंजनी कुमार सिंह साहब का कि उन्होंने 2019 में मुझसे कहा ये किताब फिर से लिखी जाए, ये आप लिखिए। और उन्होंने मुझे बड़ी ताकत दी। अंजनी वो बैठे ना यहाँ जी, अच्छा हाँ, तो आपको याद होगा वो लम्हा जब आपने मुझे कहा ये किताब फिर से लिखिए आप। तब तक सारे लोग बिखर गए थे, मेरे पास पुरानी किताब का कोई हिस्सा बचा भी नहीं था। फिर भी किताब लिखी, मेहनत की, कोशिश हुई और अंत में ये किताब गनीमत बन के आपके हाथों में हाजिर हो गई है। देखिए, जो एक तो प्रोक्रास्टिनेशन मेरी आदत है, कोई चीज टालते रहने में मुझे बड़ा आराम लगता है। बहुत लोगों की आदत होती होगी। मुनीर रियाजी साहब ने कहीं कहा हुआ था कि जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। आदतन में देर करने वाला था, लेकिन फिर मैं मशकूर हूं बड़ा अशोक जी का, उन्होंने हिम्मत दी और ताकत दी मुझे, अश्विनी अंजनी बाबू ने, मैंने किताब लिख दी। आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं दोहिया जी को किसने पढ़ा होगा, उन्होंने गांधीवादियों को 3 हिस्सों में बांटा था। एक तो कहा था सरकारी गांधीवादी, दूसरा कहा था मठाधीश गांधीवादी और तीसरा कहा था कुजात गांधीवादी। लोहिया अपने आप को कुजात गांधीवादी कहते। तो मैंने देखा नीतीश कुमार भी करीब करीब कुजात लोहियावादी हैं। उस तरह के लोग बहुत कम दिखते हैं। आप थोड़ा मुस्कुरा लीजिए प्लीज, मैं आपसे मुस्कुराहट उम्मीद कर रहा हूं। शुक्रिया। सुहासिनी जी से उम्मीद करता हूं थोड़ा, हाँ, मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आज नीतीश जी की जो उम्र है मेरे ख्याल से 73-74 के आसपास है। आपको याद होगा सन 74 में जेपी की आयु ठीक वही थी। उस उम्र में उस आदमी ने देश को जगाया, गरमाया और तब्दीली कर दी। आज यही उम्मीद करता हूं मैं नीतीश कुमार जी से, आज मेरी अपेक्षा यही है कि देश को, दुनिया को तब्दील करने का मौका है। वो आगे आ रहे हैं देश को जोड़ने के लिए। आप सब अगर साथ देंगे तो तयशुदा बात है कि ऐसा होगा। आखिरी बात, दुष्यंत कुमार ने कहा, मेरी जुबान से निकली तो फकत नज्म बनी, मेरी जुबान से निकली तो फकत नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में पहुंची तो एक मशाल बनी। ये रोशनी देने का काम करना है। आप सब साथ खड़े होंगे, मैं जानता हूं उस मशाल का नाम नीतीश कुमार है। आप नए रोशन कर सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं, नए आयाम खड़े कर सकते हैं। इस बात के साथ मैं उम्मीद करता हूं
कि आप ये किताब पढ़ेंगे। इस किताब में उनकी जिंदगी की बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जो अच्छी हैं और उनको एक आम इंसान की तरह पेश करती हैं। तो कोई हीरो नहीं है हमारे, एक आम आदमी की तरह, मेरे आपकी तरह के इंसान है। इसी संदेश के साथ कि आप किताब पढ़ेंगे और उसमें बाकायदा गलतियां ढूंढ के मुझे बताएंगे। स्वाति जी ऐसा कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि उसमें विरूपतियां जो है कमजोरियां मुझे बताएंगे। आप सबसे मुझे उम्मीद है और आप सबका मैं फिर से बहुत मशकूर हूं, आपका बड़ा शुक्राना अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए, मेरी हौसला अफजाई की और खासतौर से उन लोगों का जिन्होंने पहली किताब खरीदने की जहमत की है। आप जानते हैं कि अभी हमारे राज्य में सबसे ज्यादा जो ऐसे लोग हैं जो शरीर से बहुत सक्षम नहीं है, जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं, उनके लिए देश में दुनिया में कहीं बड़ा काम नहीं हुआ। जहां मैं काम करता हूं BSDA में, उससे पहली बार ये बीड़ा उठाया है कि दिव्यांगों को कैसे हम सचेतन करें आपदा से पहले, और आपदा आ गई तो वो अपना बचाव खुद कैसे कर सकें, इसके लिए हमें पैसे चाहिए और इसमें आपने मदद की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आदरणीय सुभाष सिंह जी। फिर आपकी पहली प्रति एक अनुपम कुमार जी को भी दी जानी है। मैं आदरणीय उदयकांत जी से कहूंगा उनको प्रति दे दें। बस 1 मिनट। तमाम मंच पर हमारे उपस्थित नेतागण और सुनने वाले, बहुत धीरज रखने वाले तुम्हारे तमाम श्रोतागण, आज हम लोगों को यहाँ एक बहुत बड़े मौके पर और एक बहुत अहम क्षण पे बुलाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं महेश्वरी जी का आभार मानूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस मौके पर आमंत्रित किया। हालांकि मुझको उससे परेशानी भी बहुत हुई। उन्होंने किताब 3 दिन पहले भेजी, आपने देखा है 750 पन्ने की ये किताब है और काम भी करना पड़ता है, दिन में इधर उधर, रात भर पढ़ना भी पड़ता है। तो मेरी आंखें भी सूज गई हैं, जल भी रही हैं, लेकिन फिर भी पूरी किताब हमने ईमानदारी से पढ़ डाली, क्योंकि हम लोग ये मानते नहीं हैं लेकिन हम लोग CPIM वाले बहुत ईमानदार लोग हैं, इसलिए हमने पूरी किताब भी पढ़ डाली। तो इसके बाद तो मैं जो लेखक हैं उनका भी आभार मानूंगी कि नीतीश जी ने इनसे कहा कि तुम पुस्तक मत लिखो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लिख डाली और उनकी वजह से हम लोगों को कई कई कहानियां समझने और देखने को मिली। गांव का मुन्ना कैसे छात्र जीवन में नेताजी बना और उसके बाद कैसे कई कई तरह का मंत्री बना, वो सफर भी हम लोग उनके साथ तय कर पाए। तो उनका भी मैं आभार मानने का काम करूंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है और किताब के विमोचन के लिए हम लोग यहाँ हैं, केवल नीतीश जी की प्रशंसा करने के लिए नहीं। तो किताब में मुझे बहुत सी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत मजेदार किताब है, रोचक है, शैली भी बहुत बढ़िया है। जगह जगह पर बहुत सही तरीके से शेर और कविता और कबीर के दोहों को भी रखा गया है। लोग काफी अटपटा इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इससे बचे और हम लोगों को भी बचाया। बहुत सही तरह से दुष्यंत जी को भी आपने कोट किया, वो सारी बातें बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक तो आपने एक स्क्रीन प्ले तरह की किताब लिखी है, मतलब इसमें फ्लैशबैक बहुत ज्यादा है। तो सिनेमा में देखने में तो फ्लैशबैक अच्छा लगता है, लेकिन किताब में वैसे भी आंखें बिल्कुल परेशान हो गई 750 पन्ने पढ़ने में। और फिर आगे पीछे 52 है, उसके बाद 57 है, उसके बाद हम 98 में पहुंच गए। मतलब ये थोड़ा सा आपने थोड़ा जुल्म किया हम लोगों के साथ, ये हम जरूर कहेंगे। इसके साथ साथ आपकी किताब की प्रशंसा बहुत होगी, मैंने भी की है, लेकिन 2-3 चीजों की आलोचना हम जरूर करेंगे। देखिए, ठीक है, नीतीश जी आपके दोस्त हैं, आपके आदर्श हैं, आपने उनके बारे में बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन बाकी जो आपकी राजनीतिक कंक्लूजन्स हैं जिन पर आप पहुंचे हैं, इन पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं। एक तो आपने कम्युनिस्टों के बारे में पता नहीं क्यों क्या क्या कह दिया,
आपने सीपीआई और सीपीआईएम के बीच में फर्क भी नहीं किया, और आपने मेरे बारे में भी जहां प्रसंग आया, और वो भी मैं बताना चाहती हूं कि जब मैं सोच रही थी कि मुझे आज बुलाया क्यों गया है, तो जब किताब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मजेदार बात यह है कि 10वें या 15वें पेज पर अचानक मेरा नाम आ जाता है, तो मैं भी हक्का पक्का रह गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि मेरी मुलाकात तो नीतीश जी से कम 30-35 साल से नहीं हुई है। लेकिन उसमें एक बात लिखी गई है और ये कहा गया है कि उन्होंने मुझसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन हम लोग दोनों मिलकर के खूब हंसे और वो बड़े गंभीर तरह के थे। तो पार्लियामेंट में जब लोगों ने देखा कि हमारा गंभीर मंत्री और ये महिला इतना हंस रहे हैं, वो करीब करीब अपने कुर्सी से नीचे ही गिर गए हंसते हंसते। लेकिन जो लिखा है, इसमें कहानी बताई गई है, वो पूरी तरह से सही नहीं है, और जो सही कहानी है वो मैं आपको बताने वाली भी नहीं हूं। ये हमारे और नीतीश जी के बीच का राज बना रहेगा। तो इसीलिए शायद मुझे बुलाया भी गया और ये बात भी किताब में आई है। चलिए, मुझे अच्छा लगा, इसकी वजह से ये मौका हमें मिल गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आपने कुछ थोड़ी सी राजनीति के बारे में जहां जहां आपने विश्लेषण किया है अलग पार्टियों का और नेताओं का, आपने थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किया है, जैसे कि कम्युनिस्टों के बारे में। अब आप जेपी आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि कम्युनिस्ट छोड़ के चले गए, भाग गए। ये बात बिल्कुल गलत है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद सीपीआईएम के लोग पूरी निष्ठा के साथ जेपी आंदोलन के साथ हमारे लोग भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से जैसे नीतीश जी और लालू जी उसमें कूद पड़े और संपूर्ण क्रांति की तस्वीर देखने लगे। उस तरह की तस्वीर हमने नहीं देखी और हम अकेले नहीं थे। आपने अपने किताब में बहुत बढ़िया बात डाली है कि बक्सर जेल में उस समय बाबा नागार्जुन थे, वो भी बंद हुए थे इसी आंदोलन में, और कल उनका जन्मदिन भी था, तो आज उनको याद करना भी आवश्यक है। तो वो बक्सर जेल में थे और शुरू में उन्होंने खूब कविता लिखी उस आंदोलन के समर्थन में, लेकिन उनके साथ एक आरएसएस वाला था और उस आरएसएस वाले से वो इतने पीड़ित हो गए कि वो आंदोलन के आलोचक बन गए, और उन्होंने ये देखा कि जितना आरएसएस इस पर हावी होती चली जा रही है उतनी ही उनकी आलोचना बढ़ती चली गई, और आखिर में उन्होंने उस आंदोलन का नाम खिचड़ी क्रांति रख दिया। संपूर्ण क्रांति के बजाय खिचड़ी क्रांति। और शायद उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया। किसी को बुरा लग जाए मेरी बात का, तो ये मेरी बात नहीं, ये बाबा नागार्जुन की बात है। उनसे लड़ने का हौसला है आपको तो आप उन्हीं से लड़िए, हमसे मत लड़िए। इसके अलावा आपने, मुझे लगता है, हमारे जो अभी चले गए हैं जिनकी हम बहुत ज्यादा आदर और सम्मान करते हैं, लालू जी, उनके बारे में भी जो आपने विश्लेषण किया इस किताब में, मुझे लगता है उसमें भी कुछ आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, और उनकी बहुत सारी खूबियां, उनका जलवा, उनका जुनून और उनकी दरियादिली के बारे में मुझे लगता है आपने पूरी ईमानदारी इसमें नहीं की है। हमने देखा है कि ठीक है, नेताओं के बीच में अनबन हो गई। हम भी सोचते रहे कि भाई नीतीश जी लालू जी से क्यों नाराज हुए। आपने हमें बता भी दिया कि जब इमरजेंसी लगी थी तो लालू जी और नीतीश जी भूमिगत थे, अंडरग्राउंड थे, और वो चोरी से नीतीश जी की ससुराल पहुंचे जहां मंजू जी मौजूद थी, और उन्होंने जल्दी जल्दी से खाना तैयार किया और एक टिफिन में रख दिया। तो नीतीश जी तो मंजू जी से बातचीत में लग गए और लालू जी पूरा टिफिन खाली करके सारा खाना खा गए। तो निश्चित रूप से नीतीश जी की नाराजगी का कारण हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अब उस नाराजगी को पूरी तरह से भूलने का समय आ गया है, क्योंकि लालू जी ने भी हमेशा दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, और केवल दोस्ती का हाथ भी नहीं बल्कि राजनीति में जो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत उदारता के साथ दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, और इसके जो परिणाम आए सामने और आज आ रहे हैं सामने, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अंत में जो आपकी राजनीतिक विश्लेषण के बारे में मुझे कहना है
कि आप आरएसएस और संघ परिवार के प्रति बहुत नरम हैं, मेरे हिसाब से बहुत नरम हैं। आप उनकी गलतियां, उनकी साजिश और उनकी जो धारणा है, उनका जो ध्येय है, उस पर आपने कुछ लिखा ही नहीं है। बिल्कुल जैसे कि वो बाकी नेताओं के जैसे साधारण नेता हों, उनमें से बहुत अच्छे भी हैं, लच्छेदार भाषण देने वाले, और उनको आपने एक ही तरह से एक लाइन में ही खड़ा कर दिया कि भाई उनसे वो दुखी हुए तो इनके पास चले गए, वो नहीं अच्छे लगे तो ये अच्छे लगने लगे। इन्होंने 1977 से लेकर के आज तक, खास तौर से जब भी समाजवादी और समाजवादियों का गिरोह आगे बढ़ा, तो उन्होंने जिस तरह से उनके साथ दगाबाजी की, ये बात इस किताब से सामने नहीं आती है, जाहिर नहीं होता है जो होना चाहिए। और यहां पर मैं कहूंगी कि नीतीश जी जो भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किया हो, उसकी बात हम नहीं करना चाहते, हम टिप्पणी करने नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझा, उनकी मानसिकता से वो कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहे। इस किताब में नीतीश जी का एक भाषण है, जब बाबरी मस्जिद टूटी उसके बाद जब संसद में चर्चा हुई तो नीतीश जी ने एक बहुत जबरदस्त भाषण दिया और उसमें उन्होंने 3 बातें कही जो मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि हनुमान कौन है और क्या बगैर हनुमान के राम की पूजा हो सकती है, और फिर उन्होंने कहा हनुमान हम लोग पिछड़ी जात वाले हैं, हम लोग हनुमान हैं, तो आप हमारे हितों को छोड़ करके, दरकिनार करके क्या राम की पूजा कर सकते हैं? ये उन्होंने एक सवाल रखा। और फिर उन्होंने कहा कि आप हमें यह बताइए, जब 90% जनता जो इस देश में पिछड़ी है, गरीब है, हर तरह से वंचित है, जब उसको एक छोटी सी राहत मंडल कमीशन के माध्यम से दी गई, तो आप तुरंत कमंडल लेकर के रथ के ऊपर बैठ करके हमारे अधिकारों को छीनने के लिए निकल पड़े। ये कौन सी मानसिकता है? ये वो सवाल उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि ये कौन सी मानसिकता है। और फिर उन्होंने कहा आप इस संसद के ऊपर धर्म संसद को चलाना चाहते हैं, आप इस संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म संसद को मानते हैं, तो किस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, कहां आप जाना चाहते हैं? यह उनका बड़ा तीखा सवाल उस समय उस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उन्होंने रखा। और इसीलिए देखिए, मंडल और कमंडल के टकराव में बहुत लोग इधर उधर बहक गए। हम इसमें नहीं जाना चाहते, क्यों इधर गए, क्यों उधर गए। हमको तो आज पटना आने के बाद, अगर आज नीतीश जी यहां होते तो मेरी मुलाकात शायद 92-96 के बाद आज पहली बार उनसे होती, लेकिन वो यहां नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि उनकी मौजूदगी यहां पर है, और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि जिन 2 बड़े नेताओं को मैंने अपना भाई माना और जिन्होंने वास्तव में मुझे बहन की तरह ही मेरे साथ व्यवहार किया, आज वो दोनों इकट्ठा हो गए हैं। और मैं अगर उनसे मिलती तो मैं उनसे यही कहती कि इस जोड़ी को बनी रहना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी सरकारों को गिराया, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज आपको जिस ताकत के खिलाफ लड़ना है वो शायद सबसे जबरदस्त और सबसे ज्यादा खतरनाक ताकत है जो मुंह बाए हमारे देश के सामने खड़ी है। ये मनोवादी ताकत है, और अगर देश को बचाना है तो आप लोग दोनों साथ रहिए और देश को बचाने का काम कीजिए। अंत में अगर नीतीश जी होते तो मैं उनसे कह रही हूं, वो पुस्तक प्रेमी हैं, और पुस्तक प्रेमी होने के नाते हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपका जो गृह जनपद है नालंदा, 2 बार यहां पर पुस्तकों की होली जलाई गई है। एक बार 500 साल पहले, और अभी थोड़े ही दिन पहले अजीजिया मदरसा जो है उसके 4,500 पुस्तकों की होली जलाई गई, उनको राख कर दिया गया। मैं उनसे यही कहती, आप पुस्तक प्रेमी हैं और आप जानते हैं कि पुस्तक जलाने वाले लोग किसी देश के भविष्य को नहीं बना सकते हैं, किसी देश के नौजवानों को आगे रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, किसी भी देश में तरक्की और विकास का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए
आप पुस्तक प्रेमी हो तो इन पुस्तक जलाने वालों के खिलाफ भी खड़े होकर के लड़िए। आप दो भाई फिर इकट्ठा हो गए हैं, इससे अच्छा भारत की राजनीति में फिलहाल कुछ हो नहीं सकता। तो बिहार से तो आप बहुत दूर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया पहले बिहार के बगले में हमारे जो उत्तर प्रदेश है वहां भी चले आओ। उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर के इनके खिलाफ लड़ेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा और देश को बचने का काम भी होगा। इतना ही मैं उनसे कह रही हूं, आप सबसे भी कह रही हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं राज्यसभा के सदस्य प्रोफेसर मनोज झा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर मनोज झा जी। शुक्रिया नरेंद्र जी, अशोक जी, किताब के ऑथर। आप और आपके उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया, देवेश बाबू, विजय जी, संजय जी, अशोक बाबू, अंजलि जी। मोटी सी पुस्तक आपके समक्ष लाया हूं, लेकिन मैं पुस्तक और पुस्तक के बहाने कुछ बातें रखूंगा। राजकमल के किसी भी किताब के विमोचन में जाता हूं तो किताब के अलावा मैं किताब के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूं। तमाम लोग हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं यहां से, ये एक अलग तरह की ऑडियंस है। तो एक घटना पहले सुनाता हूं। फिर घटना यूं हुई कि जवाहरलाल जी ने अपनी आत्मकथा अमृता शेरगिल को भेजी। अमृता शेरगिल यूरोप में थी। उन्होंने उनकी आत्मकथा ग्रहण की और चिट्ठी लिखा कि जवाहर, तुम्हारी आत्मकथा मैं पढ़ूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर यह क्षमता है कि अपने आभा मंडल को किनारे करके तुम ये कहोगे, अगर तुम समंदर किनारे जाओगे तो कहोगे मैंने आज समंदर को पहली बार देखा। तुम ये नहीं कहोगे कि समंदर ने आज मुझे पहली बार देखा। तो आज के हमारे सार्वजनिक जीवन में ऐसे तमाम लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो हर बात पे कहते हैं कि समंदर ने मुझे पहली बार देखा। तो ये जो मैं, मेरा, मुझको से विलग ये किताब है। महिमा मंडन कंप्लीटली नहीं है, मैं अग्री करूंगा। उदयकांत जी के अलावा जो इसमें हम सफर रहे हैं इसको लिखने में, मैं उन सबों को भी मानता हूं कि अद्भुत किस्म की चीज आपने हमारे समक्ष रखी। क्योंकि किताब नीतीश कुमार और लोकार्पण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने किया। तो बिहार के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में बीते 30 वर्षों में नीतीश जी और लालू जी जोर, घटा, गुना, भाग, उसके अलावा जो शेष बचता है कुछ नहीं। तो आपको इन्हीं के थ्रू पूरी हमारी सार्वजनिक जीवन कभी अच्छे के लिए प्रभावित होता है, कभी थोड़ी उसमें ढलान आती है। हमने दोनों पहलू देखा है। अभी वाला पहलू बेहतर है, ये बरकरार रहे। मेरा यह मानना है कि एक और घटना, छोटी सी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी हाल ही जब अब विपक्ष की बैठक हुई, आपने भी इस किताब में इसका जिक्र किया है और मेरे साथ यह अनुभव अभी हुआ है। हम लोग शाम को उस दिन 2-3 दफा मुख्यमंत्री आवास में जाने का मौका लगा। कई मेहमान आ रहे थे अलग अलग राज्यों से, तो मैंने कार्यालय देखे, विमर्श, संवाद वगैरह वगैरह। एक जगह मैंने देखा निस्का। तो ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के वो थे, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी थे। मुझे लगा कि हिंदी का मेरा ज्ञान इतना तो जरूर है कि मैं शब्दों के अर्थ समझ सकता हूं। तो मैंने कहा निस्का का मतलब क्या होता है। हमारे दोनों सहयोगियों को भी नहीं पता था जिनके साथ मैं चल रहा था। एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा निजी सचिव कार्यालय। निजी सचिव कार्यालय। मेरा अद्भुत ज्ञानवर्धन हुआ और मैंने देखा कि इस किताब में अपने दोस्तों की परीक्षा नीतीश जी ने निष्का के आधार पर ली थी। ये अंश मैंने देखा। देखिए, जीवनी अगर दोस्त लिखे तो जीवंत ज्यादा हो जाती है। हम में से अधिकांश जो लोग हैं सार्वजनिक जीवन में या एक व्यक्तिगत किस्म से मसरूफ लोग, सुबह जाना नौकरी पर, शाम को लौटना, अगर हमारी जीवनी अपना दोस्त लिखेगा ना तो वो बड़ी ईमानदारी बरतता है,
साथ ही थोड़ा थोड़ा दोस्त के प्रति पक्षपाती भी हो जाता है। अब दोस्त तो पर्दा डालने का भी काम करते हैं ना। आज ही मेरे पुराने दोस्त कॉलेज के अगर मेरी तमाम हरकतों को जाहिर करने लगे तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्त बहुत अच्छे से लेते हैं कि क्या मोती की तरह वो जो कहते हैं ना चुनना और रखना। मैं कई चीजें, नीतीश जी, जब इमरजेंसी था तो मैं 8 वर्ष का था, तो ज्यादा याद नहीं है, बस इतना सा याद है कि एक दिन हमारे शहर में जयप्रकाश जी आए थे, 75 का कोई वक्त था, मैं 8 वर्ष का था, घर से निकल करके थोड़ी दूर तक जाना आ गया था, बमुश्किल 1 किलोमीटर से कम की वो दूरी होगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं सरहद पार करके जेपी को सुनने जा रहा हूं। उतना ही जेपी आंदोलन के बारे में जानता हूं, लेकिन एक चीज जो मैं कहूं, उस आंदोलन ने नायाब चीजें हमें दी। अब उस तरह के आंदोलनों की संभावना खत्म हो गई है। अगर मैं जेपी के दौर को देखूं तो एक 352 के तहत लागू की गई इमरजेंसी के खिलाफ लगभग पूरा उत्तर भारत खड़ा हो गया, लेकिन बिना 352 के इस्तेमाल के जो आपातकाल हो रहा है उसके बरक्स हम उस तरह की आंदोलन की संभावनाओं को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जीवनी के संदर्भ में नीतीश जी को ही मैं कोट करता हूं, जो वो कहते हैं, मुझे अनाम की जीवनी लिखवाने में मेरी दिलचस्पी कतई नहीं है। फिर वो कहते हैं, नीरज सिंह चौधरी का आपने उदाहरण दिया है, अनाम। फिर कहते हैं कि लोहिया से न तो कभी आत्मकथा लिखने का प्रयास किया, न किसी को इसके लिए प्रोत्साहित किया। जिन्होंने उसकी जीवनी लिखने का प्रयास किया उनके प्रति भी लगता है लोहिया ने बेगानेपन का भाव रखा। पता नहीं किताब छपने के बाद नीतीश जी ने आप लोगों से क्या कहा, लेकिन एक और चीज जो मैं नहीं जानता था कि नीतीश जी कविता भी लिखते हैं। मैं कई चीजें अलग अलग संकर्षण जी की किताब से, लेकिन उनकी एक कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस कविता का शीर्षक है बिना शीर्षक के। मैं रोज जीता हूं, रोज मरता हूं, कायर जो ठहरा, लाखों करोड़ों बेसहारे बेगाने जो व्यवस्था का विरोध नहीं कर पा रहे, क्या कायर है। फिर चुनाव के संदर्भ में, एक चुनाव हारने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया थी, और शायद उसी लिए सीधे तौर पर चुनाव लड़ने से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि जिस तरह की चीजें उनके अंदर भी थी चुनाव को लेकर के, चाहे पूंजी हो, संसाधन हो, वो सारी चिंताएं आज भी हम में से कई लोगों की हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक और मार्क किया था जो मैं, हां, इनके पिता, ये रेफरेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, जेपी से मिले। और जाहिर है किसी भी पिता की तरह, मुझे याद है कि मेरा एडमिशन सेंट जेवियर्स रांची में लिस्ट से होता था, लेकिन मेरे पिता फिर भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह प्रिंसिपल से टाइम लेकर के अलग से कह दूं कि यार मेरा बेटा बड़ा होनहार है, इसका पहली लिस्ट में नामांकन कर लो। खैर वो बात नहीं रही होगी। जेपी से नीतीश जी के पिता मिले और नीतीश जी का रिएक्शन देखिए। उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद जेपी से नजरें चुराने लगा। तो ये एक व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चीजें कहता है। बहरहाल कई और किताबें लिखी जाएंगी नीतीश जी पर भी, और नीतीश जी के सहयोगी लालू जी पे, तमाम वो लोग जिनको आप चाह सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये लकीर तो इन दोनों ने लगभग समक्ष रख दी है। और फाइनली मैं पुनः एक आपको, उदय जी, आपके तमाम दोस्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने दोस्ती निभाने का अगर ये तरीका हो तो आपकी तरह के दोस्त हर इंसान को मिला करें। जय हिंद। मंच पर आसीन सभी गुरुजन,
दोस्तों, मैं उदयकांत जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इतनी मनोरंजक ढंग से पूरी कहानी बताई है लोगों को कि अगर आप पढ़ना शुरू करिएगा तो किताब हालांकि बहुत मोटी है, लेकिन आप 2-3 बार में पढ़ जाइएगा। और इन्होंने बड़ी अंतरंगता से लिखी है किताब। इसके किताब लिखने के क्रम में हम लोग सीएम सेक्रेटेरिएट में साथ थे, मिलते थे, और जो घटनाएं थी उसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण भी होता था। ये काफी दिनों से और जो चीजें इन्होंने इकट्ठा की है, हालांकि नीतीश कुमार जी पे बहुत सारी किताबें आई हैं, लेकिन जो कैनवास इन्होंने बनाया बहुत बड़ा बनाया है, गांव से लेके अब तक, और सारी तरह की चीजों को अगर आपको एक जगह खोजना पड़े, देखना पड़े, तो ये किताब बहुत अच्छी है। मुझे सौभाग्य मिला माननीय मुख्यमंत्री के साथ करीब 15 साल काम करने का। मैं तो सबसे बड़ी चीज मैं अपना भला ही मानता हूं कि उनके साथ काम करके जितना कुछ हमने सीखा, या बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेसी के जो दोस्त थे उन लोगों ने सीखा, फिर अपने राज्य के लिए कैसे काम किया जाए, और उनके नेतृत्व में कैसे बड़ी बड़ी चीजें जिसके लिए बिहार नहीं जाना जाता था, लोग सोचते नहीं थे कि बिहार में हो नहीं सकता। जैसे आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स है। ये इस साइज का कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स, ये तो 800 कैपेसिटी का है, लेकिन बगल में जो हमारा बापू सभागार है वो 5000 कैपेसिटी का है। और ये यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि एक साथ आप 8-10 कार्यक्रम कर सकते हैं, और करीब 10,000 लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा भी हो सकते हैं। यहाँ फूड कोर्ट है। तो इस तरह के कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की कल्पना करना बिहार में, बिहार जैसे ये ऐसा कॉम्प्लेक्स देश में नहीं है। दिल्ली में 5000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है। और जब हम लोग बिहार म्यूजियम कल मुख्यमंत्री गए थे पटना म्यूजियम देखने के लिए, हम लोगों के पास बहुत कलेक्शन था जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से आया था, फेंका हुआ था, गोडाउन में पड़ा हुआ था। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसका कुछ एक्सपेंशन किया जाए। तो सीएम ने कहा कि हम लोगों को एक नया ही बनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहिए। देखो, जब हम लोग सोच रहे थे तो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जो विजन, जो कल्पना, क्योंकि उस समय हम लोगों ने देखा कि सब लोग अपने हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर की बात करते हैं, लेकिन आजादी के बाद अपने देश में न तो कोई केंद्र सरकार ने न किसी राज्य ने कोई संग्रहालय बनाया ही नहीं, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां आप दुनिया के संग्रहालयों के साथ आपस में आदान प्रदान कर सके, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कर सकें, ऐसा अपने देश में नहीं था। तो केवल बिहार संग्रहालय बना के बिहार का इतिहास हम लोगों को नहीं बताते हैं, और युवाओं को खास करके, बल्कि हम पूरे देश का इतिहास बताते हैं और एक बहुत बड़ा गैप भर रहे हैं। तो इस तरह का जो विजन है, इस तरह की जो कल्पना है, एक तो बड़ी कल्पना करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का। जब मैं बना रहा था बिहार संग्रहालय में, उसका नोडल ऑफिसर था, तो मेरा आर्किटेक्ट जापान का था। तो हम सीएम से मिलवाए, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 8-9 साल का समय लगेगा, जिस स्तर का बनाना चाहते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो हमने आर्किटेक्ट को बोला कि यहाँ सरकार 5 साल में बदलती है, तो हमको तो 5 साल के अंदर बनाना है। तो वो आर्किटेक्ट बोला, खैर यहाँ सरकार नहीं बदलेगी, आपको टाइम मिल जाएगा बनाने का। तो और खास करके एक और भी चीज जो बहुत आश्चर्यजनक और अच्छी चीज है, वो अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे अभियान जो अपने राज्य में चले, वो कोई राज्य नहीं चलाना चाहता है। कोई बाल विवाह पर अभियान नहीं चलाना चाहता है, कोई दहेज प्रथा के विरुद्ध नहीं चलाना चाहता है। तो बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, इस सब तरह की चीजों में किसी राज्य में आप आंदोलन नहीं देखिएगा। लेकिन इस राज्य में उस तरह के आंदोलन हुए, मानव श्रृंखला बनी, पूरा राज्य भाग लिया। तो बड़े काम को कैसे किया जाए, बड़ा सपना कैसे देखा जाए, उसको कैसे आकार दिया जाए, यह सब हम लोगों ने सीखा। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से काफी इसका आभारी हूं कि मेरा व्यक्तित्व बदला, और हमने जिस चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उन सारे कामों को हमको करने का मौका मिला। एक बार फिर उदय जी को बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया है। रेफरेंस करना बहुत आसान होगा। एक किताब हम लोगों ने भी छोटी सी लिखी, जब मैं चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हो रहा था,
तो एक हम लोगों ने दस्तावेजीकरण किया कि 2005 से लेकर 2018 तक 13 साल में बिहार में क्या क्या हुआ। वो बेसिकली जनरल नॉलेज की किताब है, लेकिन अगर मान लो 20 साल बाद कोई देखना चाहे कि क्या क्या हुआ, किस किस सेक्टर में क्या हुआ, तो उस तरह की एक किताब मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करिए। तो यहाँ जगजीवन नाम शोध संस्थान है, उसके श्रीकांत जी थे उस समय निदेशक, उन्होंने किया। और अभी जो वर्तमान निदेशक हैं वो एक दिन हमारे पास आए थे, बोले थे कि 18 के बाद क्या हुआ ये भी जोड़ना चाहिए। तो हमने कहा कि जरूर जोड़ना चाहिए, और इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिहार के लोगों की दो समस्या है। हम अपने जो अच्छे कामों का जो प्रचार प्रसार है उसमें बहुत शर्मीले हैं। हम लोग समहाउ सीएम का भी वही है स्वभाव, और हम लोग मानते हैं काम अगर बहुत अच्छा करोगे तो दुनिया जान जाएगी, और काम करके अच्छे काम से प्रचार प्रसार होना चाहिए। विज्ञापन करके प्रचार प्रसार बहुत टिकाऊ नहीं होता। मैं आज इस कार्यक्रम में भाग लेके बहुत आभार प्रकट करता हूं, और उदय मिश्रा जी को और राजकमल प्रकाशन को बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अंजनी बाबू जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे और भी मुख्यमंत्री जी के परामर्शी हैं, उनको मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपका जो भी निर्देश होगा उसको जगजीवन राम संस्थान पूरा करेगा। क्योंकि समय बहुत हो गया है, तो हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय कुमार झा जी, भवन निर्माण मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी और बिहार विधान परिषद के सम्मानित सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी का निर्देश है कि हम सभी लोगों की ओर से बिहार के वरिष्ठ नेता और बिहार के वित्त मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी ही समझ करें। आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी। यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित विद्वज्जन, जिसमें लेखक, प्रकाशक, सभापति, हमारे मंत्री साथी, सांसद सभी लोग हैं, और इस सभागार में भी बैठे हुए सभी विद्वज्जन और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं इस पुस्तक के लिए, जिसके लोकार्पण के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। बधाई इसलिए कि एक अच्छी किताब लिखी, मोटी है, लालू जी भी कह के गए हैं, और शुभकामना इसलिए कि जैसा मनोज जी कह रहे थे कि आगे भी आपको लिखते रहना है, इसी तरीके से भविष्य में भी लिखते रहना है, इसके लिए शुभकामनाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले जब माननीय लेखक महोदय के द्वारा ही मुझे इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण मिला था, तो मेरे लिए तो दोनों आकर्षण के पात्र थे। इस कथानक के लेखक भी और इस कथानक के नायक भी, मेरे लिए दोनों ऐसे आकर्षण थे कि मेरा समझिए कि मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए उतावला सा हो गया। मेरे मन में ये भाव आते गए कि कितना जल्दी ये कार्यक्रम हो जाए, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। और इसलिए भी था कि लेखक से मेरे परिचय का स्रोत भी इस किताब के नायक ही रहे हैं, और उनके माध्यम से ही मेरा लेखक से परिचय हुआ था। और मैं दो शब्द लेखक के बारे में भी जरूर कहूंगा, क्या कि कुछ कमियां, कुछ खूबियां सुभाषिनी जी ने तो बहुत जोड़ बताई, लेकिन लेखक के व्यक्तित्व के बारे में मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूं कि बड़ा अनूठे, एक तरह से बहुत अनूठे व्यक्तित्व के ये स्वामी हैं। आप देखिएगा तो इनमें इतने सारे तरह तरह के गुण जुड़े हुए हैं और इतने सारे
बल्कि परस्पर विरोधाभासी गुणों के समुच्चय का परिलक्षण इनके व्यक्तित्व में होता है कि देखिएगा तो जितने ये इनमें गंभीरता देखिएगा उतने ही चपलता भी देखिएगा, जितने ही इनमें आध्यात्मिकता धार्मिकता देखिएगा उतने ही इनमें आधुनिकता भी देखिएगा। तो इन सारे गुणों का सम्मिश्रण आजकल तो भाई बिरले ही मिलता है। और इन्होंने जब ये किताब लिखा और मुझे भी बुलाया तो स्वाभाविक रूप से मेरा आना लाजमी ही नहीं, मेरे लिए गौरव की बात थी। दूसरी बात, मुझे आज के कार्यक्रम में और एक बड़ी चीज अच्छी लगी। सुभाषिनी जी बोल रही थी और उन्होंने कहा कि वो पूरी किताब पढ़ के आई है और साथ साथ आगे किसी क्रम में ये भी कहा कि माकपा के लोग ईमानदार होते हैं। तो हमको लगा कि अगर ईमानदारी की कसौटी आज के इस कार्यक्रम में पूरी किताब पढ़ के आना है तो भाई हम बिहार वासियों की नाक तो हमारे मनोज झा जी ने रख ली कि न सिर्फ पढ़ा बल्कि पन्ने पन्ने में फ्लैग करके भी पन्ने से उसका उद्धरण इन्होंने देना शुरू कर दिया। और हम सुभाषिनी जी को बताना चाहते हैं कि भाई माकपा के लोग ईमानदार होते हैं, मुझे कोई न ऐतराज है, खुशी है, हम पूर्ण समर्थन देते हैं। लेकिन आपने देखा कि हम बिहारी लोग भी ईमानदारी में कभी पीछे छूटने की कोशिश नहीं करते। आपने एक उसका मिसाल, उसकी एक मिसाल आपने देखी, मनोज झा जी ने दिखाई। दूसरी, हम लोगों ने भी कोशिश की कि भाई किताब तो इन्होंने दिया ही लेट, अब देखिए इसमें भी इनकी आपके प्रति जो इनकी रुचि है या आप में जो इनका विश्वास है कि आप पटना से बाहर दूसरे जगह रहती हैं तो आपको किताब पहले पहुंच गई, लेकिन हम लोगों को तो अभी कल परसों दिए हैं। अब किताब की मोटाई देख के और राजनीतिक व्यस्तता को देखते हुए तो पढ़ने की हिम्मत जुटाना, शुरू करने की हिम्मत जुटाना भी लग रहा था कि भाई शुरू करे कहाँ, बीच में अटक जाएंगे। लेकिन जब हमने शुरुआत की और पढ़ा किताब के बारे में और किताब के जब जिसको विषय वस्तु या अंतर वस्तु को हमने देखा तो अभी हम सुन रहे थे कि उदयकांत जी जब अपना विषय प्रवेश किताब के बारे में और अपनी बात रख रहे थे तो न जाने कितने शेरों की झड़ी लगा। तो हम जब किताब, मैं ईमानदारी से कहता हूं मैं पूरी किताब नहीं पढ़ा हूं, लेकिन ये भी ईमानदारी से कहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि हमने किताब नहीं पढ़ी है, ये भी बात है। हमने पढ़ी भी है लेकिन पूरी नहीं पढ़ी है। लेकिन जितनी पढ़ी है उसमें एक चीज जो उदयकांत जी जिस शेरों का जब लगातार वर्णन करते जा रहे थे तो मुझे भी दो पंक्तियां याद आ गई। आपकी जो उसमें भाषा है, सुभाषिनी जी तो ज्यादा मतलब मर्मज्ञ है साहित्य और बाकी किताबों और अन्य चीजों की, लेकिन आपकी जब किताब की भाषा हमने देखी तो हमें वो गालिब वाली बात याद आ गई कि है तो दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है तो दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और। तो भाई आप तो अंदाजे बयां और वाले लोग निकले। हम लोग साथ रह के लगातार मतलब हमारे इनके मुलाकात की बारंबारिता जो है, फ्रीक्वेंसी, वो समझिए काफी जबरदस्त है। लेकिन इतने नजदीक रहने पर इनका ये अंदाजे बयां, ये हमें पहले एहसास नहीं था, मैं ईमानदारी से कहता हूं। जो आपके किताब से बात समझ में आई और जहां तक इस किताब के नायक की बात है, सुभाषिनी जी ने भी अपने अनुभव सुनाए
हम लोगों के परिचय रिश्ते की शुरुआत आज से 3.5-4 दशक पहले हुई थी। हम लोग साथ विधानसभा में थे और उसी समय थे, और आपस में जो एक भरोसे का, एक विश्वास का रिश्ता बना। हालांकि हम लोग अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन फिर भी आपस में समझदारी का जो रिश्ता बना, ये भगवान का शुक्र है कि वो आज भी उसी रूप में बरकरार है। लगभग 39 वर्ष होने जा रहे हैं, और उनकी बात हम क्या करें। उनके शासकीय उपलब्धियों की वो तो हम आप क्या, आज पूरा देश, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्या है कि किताब की भी अंतर्वस्तु जो है वो है नीतीश कुमार अंतरंग मित्रों की नजर, जो अंतरंगता होती है। और हमको तो लगता है कि ये लेखक की नायक से ये अंतरंगता ही है, जिसको बेतकल्लुफी भी कहते हैं। बेतकल्लुफी है जिसने इनके इस पुस्तक की भाषा को इतना धारदार बना दिया है कि सीधे सीधे लोगों के समझ में। और किताब जब पढ़िएगा, ये तो सब लोग कहे हैं आपको, सुहासिनी जी से लेके जितने लोगों ने कहा है, सब ने कहा है किताब पढ़िएगा। और किताब जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कभी कभी कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमें कोई सुना रहा है, मतलब आप दृश्य देख रहे हैं। ये लिखने की जीवंतता है और ये कहने की शैली है, ये इनके पुस्तक की खास विशेषता है। और इनके हमको पूरा विश्वास है कि इनके कलम की ताकत बढ़ गई होगी, इनके ज्ञान का दायरा बढ़ गया होगा, इनके अभिव्यक्ति का प्रभाव बढ़ गया होगा। जिसके बारे में लिख रहे थे उस आदमी के व्यक्तित्व से इन सभी चीजों का विस्तार हो गया होगा। क्योंकि हम महसूस करते हैं कि इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद हम लोगों के भी मन में जो उनके प्रति भाव है, उनको व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी है। जो हमारे पास भाषा है या जो अभिव्यक्ति है, लगता है उसकी सीमा ही नहीं पहुंच सकती है जो मेरे मन में उनके प्रति भाव या भावना है। इसलिए, और जो कहा कि उनके शासकीय उपलब्धि के बात को अगर हम लोग दरकिनार भी करें तो हम सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन को, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि ये अंतरंग मित्रों की बात है। उनके जीवन में 2-3 चीजें अगर आपको मौका लग गया, आप सौभाग्यशाली हुए कि उनके साथ बिताने के लिए कुछ मौके आपको मिल गए, तो कुछ चीजें आपको तत्काल प्रभावित करती हैं। और वो है उनकी जो नियमशील, कहिए नियमशील और सुव्यवस्थित जीवन शैली, कि आप सुबह से शाम तक उनके जिंदगी या दैनिक जीवन का हर पल, हर क्षण नियोजित होता है, सुव्यवस्थित होता है। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी बात जो आप उनके साथ रह के जिंदगी की सीख में ले सकते हैं, वो है उनका समय प्रबंधन। समय प्रबंधन, समय के प्रति मतलब जागरूक रहना, या समय के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है वो इस किस्म की होती है कि शायद घड़ी भी अपनी सुइयों का वो हिसाब नहीं रखती है जितना नीतीश कुमार जी अपने रखते हैं। कि जाइए, अरे हम आज तक किसी को टाइम देते हुए, हमेशा देखिएगा कि समय कोई आदमी बताता है तो 5 के गुणक में बताता है, मिनट का। ऐसे तो क्वार्टरली मतलब 1/4 जो तिहाई बोलते हैं कि आप आइए 5:15 देखिएगा, जो बोलेगा जो 5 से 5:15 के बीच में चले आइए।
10:15 से 10:30 के बीच में चले आइए। लेकिन हम लोगों ने ये भी सुना है कि आप 10:18 तक आइएगा, क्योंकि 10, 20, 25 तक वो आ जाएंगे। अब ये मैंने उसका भी 5 वाले स्लैब या 5 वाले ब्रैकेट का भी ब्रेकअप करते हुए ये हमने बहुत कम लोगों को देखा है कि आपको कोई कहे ना, जो अमूमन भाषा, आम भाषा जो है 5:15, 5:30, 10:30, 11:45, लेकिन आप 10:28 में आ जाइए, ये विरले होते। और ये बताता है, और वही आदमी समय की कीमत पहचानता है, और जो समय की कीमत पहचानता है वही समय की मदद से आगे भी बढ़ता है, और यही तो खासियत है। और तीसरी बात, उनको देखे होइएगा, आप लोग तो अंतरंग मित्र हैं, कि भाई स्वयं को और अपने पास पड़ोस या अपने परिवेश को उतना क्रमबद्ध या त्रुटि रहित रखना, ये भी बहुत बिरली मतलब विशेषता है उनमें, कि अगर ये कुर्सी ऐसे रखना है तो वो थोड़ा भी बाएं दाएं खिसक के नहीं रहता है। टेबल पर वो कागज, एक किताब रखी है तो वो टेढ़ी नहीं रह सकती है। उनके टेबल पर कोई किताब अगर टेढ़ी रखी हुई है तो 1 मिनट लगता है कि जैसे उनकी नजर गई और उन्होंने त्रुटि खोज ली। ये जो उनकी विशेषता है वो भी विलक्षण है, और हम लोग तो आभारी हैं कि उन्होंने साथ काम करने का मौका दिया है। और जो अंतिम चीज, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है संकल्प शक्ति। आप देखते होइएगा कि उनकी, अधिक नहीं मैं नहीं समझ लूंगा, कि यात्राओं को, मैं आभारी हूं कि कभी कभी सहयात्री के रूप में उन्होंने मुझे भी मौका दिया है यात्राओं में, और मैंने महसूस किया है कि कोई दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ही उन कठिन मौसमी समय में यात्राएं कर सकता है। मैं बराबर करता हूं, उनको भी कहता हूं कि भाई आप तो 2 ही समय में यात्रा करते हैं। एक जब मौसम का तापमान 4 डिग्री होता है, या नहीं तो फिर 44 डिग्री हो जाता है। जब देखिएगा कि एकदम सर्दी से आदमी का घर से निकलना छोड़े हुआ है, तब उनकी यात्रा शुरू होती है, दिसंबर जनवरी में। नहीं तो फिर 44 में, अभी जो अप्रैल मई का महीना होता है, उसमें यात्रा शुरू करते हैं। आप सोच सकते हैं कि हम आप भी ऐसे मौसम के समय में सामान्य काम को भी स्थगित कर देते हैं। आज मौसम बड़ा खराब है, छोड़ देते हैं। लेकिन संकल्प शक्ति का ये जोड़ है इस व्यक्ति के अंदर कि वो और उत्साह से उसको करता है। इसलिए अधिक कुछ नहीं कहूंगा। हम लोग तो बाकी उनके उपलब्धियों की चर्चा की, हम एक ही चीज करते हैं। और जो भी यहां मैं देख रहा हूं कि तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, आज जो हो रहा है या जो घटनाएं घट रही हैं, वो कल अतीत बन जाता है। और अतीत जब परत दर परत जमा होते जाता है, तो कुछ काल के बाद कोई विद्वान या कोई रुचि रखने वाले लोग जब पीछे घूम के उस अतीत की समीक्षा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो वही इतिहास बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके उपलब्धियों या जिनके योगदान का पूरा आकलन वर्तमान में नहीं हो पाता है। वो भविष्य में जब आज के समय की समीक्षा होगी, तब उसका सही आकलन या सही उसका प्रभाव क्षेत्र का एक तरह से समझ बन पाता है। इसलिए हमें तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं, जिन पर हम लोगों ने उस तरीके से उनको हम आप उजागर नहीं कर पाए हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जो आने वाला समय देखेगा। और हम तो पूरी शुभकामना देते हैं कि भाई आने वाले समय में भी जो इस पुस्तक के लेखक और नायक
दोनों दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें आज के दिन, जिससे कि इसके नायक उपलब्धियों का या दूसरे को प्रभावित करने का, अपना गुण और बिहार को आगे बढ़ाने का जारी रखे। और हम लोग तो 7 विधायक बने थे। एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं, 85 में जैसा कि हमने कहा कि हम लोग जब विधानसभा में विधायक थे तो जान पहचान की शुरुआत हुई थी। उसके 1-2 चुनाव के बाद मैं विधायक भी नहीं रहा था, लेकिन वो विधायक से सांसद बने, सांसद से केंद्र में मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बन गए और फिर नेता बन गए। क्या कि सब आदमी जानते हैं कि विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना, केंद्र में मंत्री बनना, ये सब अलग बात होती है। लेकिन नेता कुछ ही लोग बनते हैं, जिसमें एक तो अभी हमारे बीच से चले गए लालू जी, और दूसरे नीतीश जी उसके जीते जागते उदाहरण हैं। और ऐसे लोगों की तो अभी सुभाषिनी जी भी बता रही थी, देश का जो माहौल है, ऐसे में तो इन लोगों की सख्त आवश्यकता है। इसलिए ये लोग दीर्घायु हो, इन लोगों के नेतृत्व में न सिर्फ बिहार आगे बढ़े बल्कि पूरे देश को, जो आज संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतिहास बनने की बात कह रहा था, आज इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। और याद रखिएगा कि इतिहास बदलने की कोशिश वही लोग करते हैं जिनकी इतिहास में कोई भूमिका नहीं रहती है, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, न स्वतंत्रता संग्राम में, न देश को आगे बढ़ाने में, न देश के आधारभूत मान्यताओं के प्रति अपनी कोई उनका कोई समर्थन रहा है। ऐसे लोग आज इतिहास देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों के योगदान का जिक्र है उसमें। लोगों ने क्या किया है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आज बहुत लोगों को रास नहीं आ रही, क्योंकि उनका कोई जिक्र नहीं है उसमें। और अभी देखिएगा कि हमारे देश के शीर्षस्थ नेतागण विदेश में जाके महात्मा गांधी के मूर्ति का अनावरण करके स्वयं को प्रतिष्ठित कराते हैं और प्रतिष्ठित महसूस करते हैं, लेकिन अपने देश में गांधीवाद को और गांधी के आदर्शों को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ते। ये तो इस देश में हो रहा है। इसलिए जरूरत है हम बिहार वासियों को और ऐसे नेतृत्व को, जो ये लोग दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, हम लोग को नेतृत्व करते रहे, और उदय जी भी स्वस्थ रहे, जिससे आगे भी लिखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।